थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाएगा। सिकंदर राजा किस टीम से संबंधित है जो हाल ही में आईसीसी की वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं? सर सिकंदर राजा की बात किया जाए तो जिम्बाब्वे के, और जिम्बाब्वे के पहले हैं, जिम्बाब्वे के पहले खिलाड़ी जिनको कि इस प्रतिष्ठित सम्मान से आईसीसी ने सम्मानित किया, जिम्बाब्वे के पहले खिलाड़ी हैं और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं, सबसे उम्रदराज मतलब कि मतलब हमारी तरीके के सबसे बुजुर्ग उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं। करीब ये 39 वर्ष आयु में जाकर के 39 वर्ष आयु में जाकर के सिकंदर राजा आईसीसी वनडे इंटरनेशनल में फर्स्ट पोजीशन पे। एक्चुअली अभी जिम्बाब्वे का मैच चल रहा था श्रीलंका से, श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन का इनको रिवॉर्ड मिला और अब ये पहले नंबर पे आ गए आईसीसी रैंकिंग में। सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको आने या समझने में हो सकता है, आपसे आगे चल के पूछे वनडे इंटरनेशनल के प्रसिद्ध प्लेयर या नंबर 1 प्लेयर सिकंदर राजा किस टीम के हैं, अक्सर लोग बांग्लादेश पाकिस्तान टिक मार के आएंगे, जबकि ये हैं किस टीम के? जिम्बाब्वे के, ठीक है ना, जबकि हैं किस टीम के? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम रोडेसिया हुआ करता था। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई, हालांकि ये एफएसएसआई जो एफएसएसएआई है ये 2006 के अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया, 2008 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है ना। सही से देखा जाए तो 2008 में, वैसे इसके लिए रूल जो एक्ट 2006 के तहत 2008 में इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। और इसने क्या किया है कि अब अपने नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रंजीत पुन्हानी को नियुक्त किया है। रंजीत पुन्हानी की अगर बात कर दी जाए तो ये लल्ला 1991 के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, 1991 के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं ये। और साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अच्छा अगर कभी आपसे फसाई के बारे में याद रखना कि ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य, ठीक है ना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण, ठीक है ना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आपके सीडीएस के पेपर में पूछा था कि जो फसाई है खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण वह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। तो पूरे सलीला श्रीवास्तव इसके इस समय क्या है, पूरे सलील श्रीवास्तव फसाई के अध्यक्ष हैं और रंजीत पुन्हानी जी जो कि आपके क्या कहते हैं, हाँ रंजीत पुन्हानी जी ये सीईओ हैं। तो अध्यक्ष और सीईओ में अंतर होता है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अरे ये क्यों ला दिए, मैं जिस सीट पे बैठता हूं उस पे रेड टी शर्ट 3-4 एकदम कॉर्नर में, और मेरी सीट के आसपास पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, वही हैं बस ले, ठीक है। अगले, हाल ही में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया है? एक्चुअली देखो जहां नहीं देखो वहीं कोशिश होती है कि महिलाओं को पैसा वैसा खूब रुपया बांट दिया जाए। भैया सरकार है, वुमेन इंपावरमेंट का प्रयत्न तो करेगी ही। तो भाई आज कल बीते हुए दिन में नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। वर्चुअल उद्घाटन मतलब सर घर से बैठे दबा दिए रिमोट, और वर्चुअल उद्घाटन समारोह में मोदी जी ने यह कहा कि देखो अब हम 105 करोड़ रुपया 105 करोड़ रुपया देने जा रहे हैं। लोग बोले आप ये किसको देंगे? तो इन्होंने कहा ये जो राज्य जीविका निधि साख सहकारी लिमिटेड है इसको हम दे रहे हैं। फिर लोगों ने कहा इसका उपयोग क्या है? तो इन्होंने कहा इसका उपयोग यह है कि इस लिमिटेड के लोग बिहार की लाखों महिलाओं को लोन देंगे, पैसा देंगे, सब्सिडी का पैसा देंगे ताकि वो उद्योग कर सके। लोग बोले ये हम बांटेंगे कैसे पैसा? बोले कोई बात नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं को 12,000 टैबलेट, ठीक है ना, 12,000 टैबलेट देंगे। इस टैबलेट के थ्रू ये 105 करोड़ रुपया बिहार की महिलाओं में बांटा जाए, बिहार की महिलाओं में बांट दिया जाए ताकि वो नया व्यवसाय कर सके। तो एक तरीके से समझिए ये एक बैंक हो गया जिसका उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया, उसको 105 करोड़ रुपया शुरुआती पैसा भी दे दिया, प्रारंभिक निधि दे दिया है, और बोला है कि भैया ये 12,000 कर्मचारियों को इसके इस बैंक के बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के 12,000 कर्मचारियों को टैबलेट दे दिया। बोला पूरे बिहार में घूम घूम करके जो महिलाओं को पैसा चाहिए पैसा दो ताकि वो बिजनेस कर सके, वुमेन इंपावरमेंट कर सके, ठीक है ना, वुमेन इंपावरमेंट कर सके। तो ये बात है। तो मोदी जी अब ऐसा वाला इनका फोटो आता है ना तो समझ लो अपने घर से ये उस दिन लेक्चर ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं। बैकग्राउंड में ये वाला तिरंगा इनके घर है, देखो मैकिया सेम है क्या? हाँ यही वाला लगाए हैं, जुगाड़ ठीक है। तो खैर ये हो गया। और एक लड़का क्या लिख रहा है, दिवांशु मिश्रा, अर्धवार्षिक बुक के साथ अगस्त अक्टूबर का करंट ऐड करने का वादा किया था आपने। दिवांशु आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। अर्धवार्षिक बुक के साथ मैंने वादा किया है ना तो वो आज पूरा करवा दूंगा। अगस्त और सितंबर अक्टूबर तक का अपडेट आज मैं सितंबर तक का, अभी तो सितंबर चल रहा है, जुलाई में मैंने बुक लॉन्च की थी तो जुलाई और अगस्त का आज अपडेट के लिए बोल दूंगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे। भारत ने 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों को 1,000 ई छात्रवृत्ति की पेशकश की है? 1,000 ई छात्रवृत्ति की पेशकश की है, बताइएगा। अब देखो भारत क्या चाह रहा है कि वो अपने संबंधों को मेंटेन करना चाह रहा है अड़ोसी पड़ोसी से, पाकिस्तान के अलावा। तो इस क्रम में भारत अफगानिस्तान के छात्रों को क्या कह रहा है कि हम आपको क्या देने वाले हैं, ये फोन उठा लेते तो सही रहता, हम आपको 2025-26 के लिए, ठीक है ना, 2025-26 के नए सेशन के लिए 9 यूनिवर्सिटी हैं भारत की जिनमें अगर आपके अफगान स्टूडेंट हैं अगर वो अंडर ग्रेजुएट यूजी में या फिर पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो हम उनको ई छात्रवृत्ति, ठीक है ना, ई छात्रवृत्ति देंगे ताकि वो आके पढ़ सके, ठीक है ना। सत्र कौन सा रहेगा? 2025-26। तो वो 9 यूनिवर्सिटी हैं जिनके अंतर्गत अगर अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स आके एडमिशन लेंगे तो भारत सरकार कह रही है कि हम इसके ऊपर उनको पढ़ाई का उनका खर्च उठाएंगे। यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप फॉर अफगान स्टूडेंट्स, ठीक है ना, अफगान स्टूडेंट्स के लिए ये किया जा रहा है।
तो बढ़िया प्रयत्न है भाई। तो अफगानिस्तान के जो छात्र होनहार हों वो आकर के देख ले। अच्छा, ये काम कर कौन रहा है सर? जो भारत सरकार की भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR। एक्चुअली इस संस्था का काम क्या है? इस संस्था का काम है विदेश के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। इस सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करते हुए ICCR ने भारत सरकार के सहयोग से एक ई विद्या भारती नाम का ऐप पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल पे जो अफगानिस्तान के स्टूडेंट होंगे 1000, उनको सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, हम कहां एडमिशन ले सकते हैं, और भारत सरकार हमको 1000 छात्रों को ई छात्रवृत्ति देगी 2025-26 के लिए। ठीक है, ये बात समझिएगा। तो ICCR देखो, यही वो 4-5 बातें, जैसे IBSCIO का एग्जाम दो या PSC का एग्जाम दो, वो थोड़ा सा ना असर्शन रीजन वाले स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब आपको ये डेटा पता रहेगा कि ई छात्रवृत्ति योजना क्यों आई, किसके लिए आई, कितनी यूनिवर्सिटी है, आप करके नहीं आओगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? तो ये हो गया। अगले पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? आसिफ अली किस देश के खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? सर आजकल संन्यास का बड़ा माहौल बना हुआ है। आसिफ अली पाकिस्तान के, ठीक है ना, आसिफ अली जी जो हैं वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अच्छा देखो, आजकल प्लेयरों के साथ एक चीज है, संन्यास तो वो ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कहते क्या है, इन्होंने करीब अपने जीवन में 21 वनडे इंटरनेशनल खेला है। टोटल मैच, टोटल अगर बात कर दोगे तो टोटल मैच ये 79 खेले हैं। मिडिल मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे। 21 वनडे इंटरनेशनल और इसमें 58 जोड़ दो, 58 T20 इन्होंने खेला है। देश के लिए संन्यास ले लिए, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट जिसमें पैसा रुपया है और जो घरेलू क्रिकेट है, इन दो को हम खेलते रहेंगे, इन दो को खेलते रहेंगे। अभी आपने कल भी देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, जो कि वहां का तेज गेंदबाज है, उसने संन्यास लिया। तो उसने कहा हम T20 से लेंगे, हम अपने देश के लिए वनडे खेलेंगे, टेस्ट खेलेंगे। अंतर देखो, पाकिस्तान के प्लेयर ने कहां से संन्यास लिया कि वनडे और T20 से, कि हमको टेस्ट मैच में तो उसको जगह नहीं है पहले से, हम फ्रेंचाइजी खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले का देखो, वो बोला हम T20 नहीं खेलेंगे, जबकि T20 में ज्यादा पैसा है, हम वनडे और टेस्ट मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। डिफरेंस तो है लोगों की सोच में, देशभक्ति में, जज्बे में। तो अभी कह दिए भैया हम अब नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के लिए। देख रहे हो ना डिफरेंस, यही सब बात है। चलो अगले पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के रोहित शर्मा, विराट कोहली भी T20 से ही संन्यास लिए हैं। वनडे तो अब वो खेलेंगे, वनडे अब शुरू होगा तो खेलेंगे। खैर अगला, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया गया? वो कहा जाता है ना कि परिस्थितियां बहुत कुछ सिखा देती हैं। एक्चुअली हम में और आप में हजारों ऐसे लोग होंगे जिनको कलर ब्लाइंडनेस होगा और उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये कलर ब्लाइंडनेस जैसी समस्या जो है हमको है भी कि नहीं। इसी से रिलेटेड एक घटना अहमदाबाद में एक स्टूडेंट के साथ घटती है जिसका नाम है आहान प्रजापति, ठीक है ना, आहान प्रजापति। आहान रितेश प्रजापति को कुछ समय बाद यह पता चला कि मैं कलर ब्लाइंड हूं, बात समझना। तो इन्होंने एक पहल शुरू किया, और उस पहल में एडिंग कलर्स, ऐसे AIDING, एक एडिंग कलर्स नाम से इन्होंने एक पहल शुरू किया। इस पहल के अंदर ये खुद आहान प्रजापति छोटे एज का लड़का है, कई स्कूलों में इसने विजिट किया, वहां के स्कूलों में लड़के लड़कियों की आंखों को टेस्ट कराया। फिर ये अहमदाबाद के करीब 30 से ज्यादा स्कूलों में गए और इन्होंने पाया कि करीब कई हजार बच्चों में 400 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस है। लाल और हरे या नीले रंग में वो डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए आपके आहान प्रजापति ने क्या किया, एक मशीन लर्निंग मॉडल विकसित कर दिया। मशीन लर्निंग मॉडल, इस मशीन लर्निंग मॉडल की मदद से जो कलर ब्लाइंडनेस लोग, कलर ब्लाइंड स्टूडेंट हैं या लोग हैं, उनको रंगों की पहचान करने में या फिर उसको समझने में, आपके किताबें और नक्शों की तस्वीरों को समझने में, उन्हें जैसे नक्शा उक्सा पॉलिटिकल मैप और जियोग्राफिकल मैप हम लोग घर में लगाए रहते हैं, उसमें लाल डॉट डॉट ये वो रहता है, अब वो कलर ही नहीं समझ में आता कलर ब्लाइंड लोगों को। तो इन्होंने मशीन लर्निंग मॉडल के माध्यम से वो बना दिया। इस बात के लिए इंग्लैंड वालों ने इनको क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया कि भैया तुम बहुत जुगाड़ू निकले, तुम बहुत सही काम किए हो, ठीक है ना, बहुत सही काम किया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आज 10 मिनट शो भी है, आज से 10 मिनट शो भी है, अब कल से 10 मिनट शो को रेगुलर भी करना है। मैंने जो जो वादा किया है वो अभी एक रेगुलर क्वेश्चन पढ़ लोगे, फिर अक्टूबर 2024 का 100 क्वेश्चन दोहराऊंगा, उसके बाद फिर 10 मिनट शो करूंगा। कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? एक्चुअली मेरी बात को समझना, इसमें है क्या, भारत सरकार की जो केंद्रीय कपास निगम है, जिसे आप CCI कहते हो, ठीक है ना, सेंट्रल कपास इंडस्ट्री, जो केंद्रीय कपास निगम, इसका हिंदी है केंद्रीय कपास निगम, केंद्रीय कपास निगम ने एक ऐप लॉन्च किया। केंद्रीय कपास निगम ने एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप को वो लॉन्च किससे करवाए? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी से। इस ऐप को क्यों लॉन्च करवाए सर, और इससे क्या फायदा होने वाला है, समझिएगा। यह मोबाइल एप्लीकेशन पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP है, ये एक प्रकार का है जो ऐप लॉन्च हुआ है, उसका नाम है कपास किसान। कपास किसान ये मोबाइल ऐप है, ठीक है ना, मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप के अंतर्गत जो किसान हैं वो अपने को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो कहेंगे कि भैया हमको रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन कर दो, जो उचित रेट है वो हमको मिल जाए, सही टाइम पे पैसे की भुगतान हो जाए,
पारदर्शिता आवे, इसलिए कपास किसान नाम का ऐप लॉन्च किया है सीसीआई ने। अब इस समय 30 सितंबर तक की डेट दी गई है किसानों से कपास खरीदने के लिए। तो किसानों से कपास खरीदे, अब किसानों को टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा अभी अवगत नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है, तो उनके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है जो मोबाइल ऐप है। और ये एमएसपी जो आपके योजना के तहत, मोबाइल एप्लीकेशन एमएसपी योजना के तहत ये कपास किसान योजना लॉन्च किया गया। अब ये ठीक इसी तरीके का दिखेगा कपास किसान, समझ रहे हो। अब इसमें वो जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, वो अपना दिन भी तय कर सकते हैं कि हम इस वाले मिल पे इस दिन इतने बजे अपना कपास बेचने के लिए आएंगे। तो ये बड़ा काम का है। अगर ऐसे ही गेहूं चावल के लिए यूपी बिहार एमपी राजस्थान कर्नाटक उड़ीसा हर जगह कर दिया जाए तो किसान भी अपनी बुकिंग कर ले, जितना ट्रैक्टर में गेहूं लेके पहुंच जाए ठीक दिन पे ठीक टाइम पे। इस ऐप में ये भी पता चल जाएगा कि आप किस दिन आएंगे, आपको भारत सरकार किस दिन आपके ट्रैक्टर का गेहूं चावल या कपास के संदर्भ में बोलूं कपास लेगी, कितने रुपए के हिसाब से आपको रेट देगी और कब रेट देगी, ये सारी चीजें। तो वो नहीं बार बार किसानों को जाके तगादा करना पड़ता है, ए भैया हमारा पैसा बैंक में आया, बाबू खाता में देख लो ना पैसा बैंक में आया, ऐसा होता है। तो अब उससे बचाएगा कपास किसान ऐप। बहुत और ऐप एंड पोर्टल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं, तो अब क्लियर हो गया ना कि कपास किसान ऐप क्या है, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है और किस मंत्री ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला क्या है, भारतीय रेलवे हाल ही में किस बैंक के साथ अपने कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन करेगी। एक्चुअली ये कर रहा है एसबीआई। एसबीआई ने भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया। उसके तहत उसने कहा कि आपके वो कर्मचारी जो अपना सैलरी अकाउंट, जो अपना रेलवे के कर्मचारी जो अपना सैलरी अकाउंट एसबीआई में खोलेंगे या फिर एसबीआई में ट्रांसफर करवा लेंगे, उनको हम निश्चित तौर पे 10 लाख रुपए का बीमा कवर तो फ्री में दे देंगे। 10 लाख रुपए का कवर हम फ्री कर देंगे उनके लिए, खाली मात्र वो अकाउंट खोल लें। हालांकि 2-4 दिन पहले ये एसबीआई में लगभग सभी को, अगर आप सैलरी अकाउंट खोलते हो तो एसबीआई को सुविधाएं देता है, ये बोला। साथ ही साथ उसने ये कहा कि आकस्मिक मृत्यु के केस में पहले जो ग्रुप ए बी सी डी के अधिकारी होते हैं ना, ग्रुप ए का अधिकारी, ग्रुप बी अधिकारी, ग्रुप सी, तो पहले क्या था कि जो ए बी सी ग्रुप के थे इस समझौते से पहले वो इनको 1 लाख और 20,000 रुपए, 1,20,000 रुपीज मिलता था। इनको 60,000 रुपया दिया जाता था बीमा के रूप में, आकस्मिक मृत्यु में इनको 30,000। लेकिन अब इसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपया कर दिया गया है कि 1 करोड़ रुपया रेलवे कर्मचारी को आकस्मिक मृत्यु के केस में दिया जाएगा, ठीक है ना, आकस्मिक मृत्यु के केस में दिया जाएगा। तो यही समझौता हुआ है एसबीआई में और प्लस रेलवे में। तो भैया देखो, जिनका जिनका रेलवे का एग्जाम है, 1 करोड़ रुपए का जुगाड़ है। भगवान न करे कभी किसी की आकस्मिक मृत्यु हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे घटनाएं घट जाती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जीवन का कितना ही भरोसा है। तो 1 करोड़ रुपया एसबीआई की तरफ से दिया जाएगा अगर उनका सैलरी अकाउंट है तो, ठीक है ना। आज बैच ले सकते हैं, हाँ यार ले लो ना, वरदान बैच की लिंक भी आपको मैं बता दूंगा, आज भी बैच तुम ले सकते हो। आज तीसरी क्लास तो रहेगी, कल परसों इंट्रोडक्शन था, कल पहली क्लास लिया, आज ले रहे हैं। तो ये देखो, ये आपके लोग क्या कर रहे हैं, ये अध्यक्ष सीएस शेट्टी, ये अध्यक्ष हैं एसबीआई के सीएस शेट्टी साहब, और दूसरी तरफ अश्विनी वैष्णव जी, ये लोग आपस में, इधर अश्विनी वैष्णव जी पिछवा दिख रहे हैं, ठीक है ना, और इधर सीएस शेट्टी, तो ये लोग अपने में समझौता कर रहे हैं। अब देखो रेलवे की नौकरी कितनी जरूरी है। खैर, करेंट अफेयर मैं ईमानदारी से कहूं, पढ़ना ऐसा चाहिए जैसे बातचीत में उसको समझ लो कि ये वाली न्यूज क्या है। अब देखो, भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में भारतीय पहल को लॉन्च किया गया है। भारतीय पहल को देखो, ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। कृषि खाद्य, जैसे कि हम लोग खरीदते ज्यादा हैं, भारत के लोग बेच विदेशों को कम पाते हैं, तो अगर हम लोगों को कोई चीज बेचनी है तो उसके लिए मतलब वही नहीं कि लाल किला बेच रहे हैं, हम लोग बेच रहे हैं गेहूं चावल। तो गेहूं चावल अगर बेचना है तो उसके लिए नई दिल्ली में भारतीय नाम से एक पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है ना, भारतीय नाम से। इसका भी काम वैसे ही समझो जैसे किसान वाला जो अभी कपास वाला क्वेश्चन समझाया हूं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जितने भी भारत के उत्पाद है जो विदेश में बेचे जाते हैं, इस शुभारंभ से थोड़ा आसान हो जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन, उसको और अन्य जगहों पे पहुंचाना। अब भारतीय का अर्थ तो बड़ा लंबा चौड़ा है, भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इनक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इन्वेलमेंट। इतना लंबा तो पूछेगा नहीं तुमसे भारतीय, ये जरूर पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय क्या है। तो आपको बस इतना बोलना है कि सर भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल है भारतीय, ठीक है ना, नई पहल है भारतीय, और कुछ नहीं है ये। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। डीजीसीए से सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने वाला पहली कंपनी कौन बन गई है। जब आप कभी एयरपोर्ट पे जाओगे तो आप पाते क्या हो कि ग्राउंड स्टाफ होते हैं, वो ट्रैक्टर से सामान ला रहे हैं, एयरपोर्ट पे रनवे पे ट्रैक्टर चलती है हवाई जहाज के अलावा, अगर आप लोग गए हो तो आपको पता होगा। तो एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज को ग्राउंड स्टाफ के लिए ये दिया गया है, ठीक है ना, कि भैया जो यहां जमीनी स्तर पे स्टाफ वगैरह खड़े होते हैं, जो सामानों के लाने ले जाने एरोप्लेन के परिचालन में मदद करते हैं, उनमें हम AISATS एयरपोर्ट सर्विसेज को मंजूरी देते हैं कि भैया आप ये रख रखाव कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि AISATS ये पहली ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी बनी है। नहीं, भारत सरकार इसको खुद देखती थी कि नहीं ठीक है, आप एयरपोर्ट के रनवे उनवे इधर उधर तीन तूफान सामान नहीं देखेंगे, लेकिन अब भारत सरकार ने, मतलब करते तो प्राइवेट कर्मचारी ही थे, अब अथॉराइज्ड कर दिया कि ठीक है आप ग्राउंड हैंडलिंग देख सकते हो, ये सब जो ग्राउंड का काम है ये आप देख सकते हो। बस इसमें इतना ही है क्वेश्चन में, ठीक है ना। यह एयर इंडिया लिमिटेड और सेट्स लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम। देखो, एयर इंडिया AI और सेट्स ये दो कंपनी मिल करके एक प्रोजेक्ट लगाई जिसको DGCA ने अप्रूव किया है, ठीक है ना। आजकल एयर इंडिया में जब से अहमदाबाद वाला कांड दुर्घटना घटा तब से तो आत्मा ही कांप जाती है एयर इंडिया के नाम से। हम तुम्हें खुद बताएं, कुछ दिन पहले मुंबई गए थे, एयर इंडिया वाला फ्लाइट नहीं लिया, इंडिगो ले लिया, यही सही है। अभी बनारस गए थे, बनारस भी हम इंडिगो और स्पाइस जेट ले लिए, एयर इंडिया में नहीं जाएंगे। हालांकि ये फर्जी की बातें, इनका कोई मतलब नहीं है। अरे लड़ना भिड़ना कुछ होगा तो इंडिगो भी भिड़ जाएगी,
समावेश पर 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश शहर करेगा? सर वो शहर है आपके शारजहां। एक्चुअली शारजहां में ये बैठक हो रही है, शारजहां यूनाइटेड अरब अमीरात में 15 से 17 सितंबर को अभी होगी, अभी तो नहीं हो रही है, ये हो रही है वर्ल्ड कांग्रेस वी आर इंक्लूजन, ठीक है ना। ये वैसे ऐसा है कि इस बैठक में 70 से ज्यादा देश भाग लेंगे और उनको इस बैठक में यह बताया जाएगा कि भैया आप कैसे सुधार कर सकते हो वकालत में, स्वास्थ्य सेवा में, कानूनी अधिकार में, रोजगार में, सामुदायिक भागीदारी में। सोचो ऐसी ऐसी बैठक होती है, हम लोग को पता ही नहीं होता है। खैर आप ये भी कह सकते हैं हमसे का मतलब हो रही है तो हो रही है, हमको नंबर चाहिए। 15 से 17 सितंबर विश्व कांग्रेस की 18वीं बैठक होने जा रही है आपके कहां पे? शारजहां में। चले जाना तुम लोग, टाइम निकाल के 1-2 घंटा चाय पानी करके चले आना यहाँ पे। तुम लोग भी जाके बताना कि कैसे सुधार करोगे, बताओ भला, एक कप चाय लाओ तुरंत पिला दो। तो ये बैठक हो रही है, अगले पे आएंगे। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय, आज एग्रीकल्चर के खूब क्वेश्चन नहीं है, आज ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि पूरा खेती हो गई है हमारी क्लास। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय निम्न में से किस राज्य में गठन किया गया है? सर बिहार में। भाई जब तक बिहार का चुनाव नहीं हो जाएगा, मुझको तो लग रहा है बिहार में एकदम मार धड़ाधड़ योजनाएं, निदेशालय सब एकदम बैठ रहा है। अब देखो आज 10,000 मोदी जी कह दिए 105 करोड़ रुपया बिहार की महिलाओं में बांट दो। अब मजाक थोड़ी है। अब पता नहीं इस बार तेजस्वी यादव जीतेंगे कि पीके जीतेंगे कि अपने चाचा जो हैं आपके नीतीश कुमार यादव जी जीतेंगे। नीतीश कुमार नाम है ना, यादव भी है कि नहीं मैं बहुत कंफर्म नहीं, नीतीश कुमार शायद नाम है ओवर। तो ये सारी चीजें। अब बिहार में पहला डिस्ट्रिक्ट डिजिटल कृषि निदेशालय नियुक्त किया गया, ये बिहार सरकार का निर्णय है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय। सर यहां से होगा क्या? आपने बिहार में खोल दिया भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय, नाम से सुनो, कृषि से जुड़े लोग, किसानों को डिजिटली निर्देश देना, समझाना, इसके लिए इसका, ताकि किसान को यह पता चले कि भैया अब बारिश होगी, अब सूखा पड़ने वाला है, अब ये डालेंगे खाद तो इतना उत्पादन हो जाएगा। ये सब अब देश के पहले डिजिटल कृषि निदेशालय से शुरुआत की जा रही है, ठीक है ना। इसमें यही सब सिखाया जाएगा, किस मौसम में कौन सी फसल अच्छी होगी, कैसा आप पूर्वानुमान लगाएं कि इस साल बारिश अभी 20 दिन बाद शुरू होगी कि 20 दिन पहले शुरू होगी। इसके लिए याद करो भारत ने एक अपना सिस्टम भी डेवलप किया है, बीएफएस, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम आज से 1-2 महीने पहले इस करंट अफेयर को पढ़ाए थे, इसमें यही है, ये